लास्ट लेक्चर में हम मोड ऑफ एग्जीक्यूशंस पढ़ रहे थे और सेक्शन 51A हमने पढ़ा था, मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिक्रीज का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, हमने ये पढ़ा था, राइट। अभी हम शुरू करते हैं सेक्शन 51B, जो कि बात करता है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, राइट। अब हम इसको समझते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि डिक्री को हम एग्जीक्यूट कैसे करते हैं अटैचमेंट एंड सेल से। तो बहुत ही एक बेसिक सा एग्जांपल है, मैं वो बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। मान लेते हैं ए ने बी को 5 लाख रुपीस दिए थे, ठीक है। बी को एक तय डेट पे ये पैसे लौटाने थे विद इंटरेस्ट, जो कि अराउंड 5.5 लाख होते हैं, बट बी ने रिटर्न नहीं किए। तो ए ने क्या किया, सूट फाइल किया अगेंस्ट बी, तो ए ने क्या करा, बी के अगेंस्ट सूट फाइल किया। अब सूट फाइल किया और ये बोला कि ये पैसे हमें वापस दिलवाए जाएं। कोर्ट ने डिक्री फेवर में किसके दे दी, ए के फेवर में डिक्री आ गई, तो ए क्या हो गया, डिक्री होल्डर बन गया। फिर भी बी जो है वो उसको पैसे नहीं दे रहा है, तो ए क्या कर सकता है, ए एग्जीक्यूशन के लिए एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को। अब एग्जीक्यूशन में कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जो बी है इसकी प्रॉपर्टीज हैं कई सारी, मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं कई सारी, जिनको वो अटैच करके बेच सकता है और उससे जो पैसा मिले उससे इसका 5-5.5 लाख रुपए जो है वो वापस कर सकता है। फॉर एग्जांपल, कोर्ट ने ये प्रॉपर्टी P1 हम मान लेते हैं इसको, ये सेल ये अटैच करके बेच दी और बेच देने के बाद उसको पैसे मिले 15 लाख रुपए। 15 लाख में से 5.5 लाख से अगर कुछ और इंटरेस्ट और कॉस्ट मिला के मान लीजिए 6 लाख हो रहा है, तो ये जो 6 लाख रुपीज हैं ये किसको दे दिए जाएंगे, ए को दे दिए जाएंगे, और बचे हुए 9 लाख रुपीज बी को लौटा दिए जाएंगे जिसकी की प्रॉपर्टी थी, राइट। तो इस तरीके से ए को उसके पैसे मिल जाएंगे, राइट। तो ये एक तरीका है एग्जीक्यूशन करने का, ठीक है। अब आपको आई थिंक इससे क्लैरिटी आ गई होगी। तो देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों तरीके की प्रॉपर्टी जो है वो एग्जीक्यूट, दोनों तरह की प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जा सकती है। तो सेक्शन 60 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सीपीसी में, जो बात करता है, जो ये बताता है कि किस तरह की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है और कौन सी प्रॉपर्टी है जो अटैच नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 60 बताता है कि, और ये सेक्शन मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और इसलिए आपको इस सेक्शन पे ध्यान देने की जरूरत है। एक तो सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे ये चीज़ें दी गई हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। साथ ही साथ इस सेक्शन से लगभग हर एग्जाम में प्री में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और मेंस में भी क्वेश्चन आता है इससे, जहाँ पे आपको बहुत इंटरप्रिटेशन तो इन्वॉल्व नहीं रहती, जो इस सेक्शन के प्रोविजन से आपको वही लिख देने होते हैं, राइट। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है और समझना है इस सेक्शन को, राइट। तो देखते हैं। तो पहले तो सबसेक्शन 1 में ये बताया गया कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनको अटैच किया जा सकता है और बेचा जा सकता है इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। वो प्रॉपर्टीज हैं लैंड्स, हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स, गुड्स, है ना, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज फॉर मनी, डेट्स, है ना, जो भी कर्जा वगैरह है वो, ठीक है, शेयर्स जो हैं अगर किसी कंपनी में आपके हैं, या और बाकी कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको बेचा जा सकता है, राइट। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसे बेचा जा सकता है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जो जजमेंट डेटर की है उसका अटैचमेंट हो सकता है, उसको अटैच करके उसको बेचा जा सकता है, राइट। भले ही वो प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर के नाम पे हो डायरेक्टली, या फिर किसी और व्यक्ति के पास हो इन ट्रस्ट फॉर जजमेंट डेटर, राइट। वो जजमेंट डेटर के लिए ही हो पर किसी और के नाम में हो, ठीक है, किसी और के नाम में हो, बट वो ये तय होगी ये प्रॉपर्टी इसी को जानी है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी का भी अटैचमेंट किया जा सकता है। नाउ अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका अटैचमेंट नहीं किया जा सकता। कौन सी है वो प्रॉपर्टी, देखिए, नेसेसरी वेयरिंग एपरल, वो कपड़े जो लोग जनरली डेली पहनते हैं, जो इंपॉर्टेंट कपड़े हैं, राइट। ऑब्वियसली वो इसलिए नेसेसरी वर्ड है। देखिए, कोई लग्जरी क्लोथिंग है किसी के पास, 100 पीस ऑफ सूट्स पड़े हुए हैं, राइट, तो अब वो ऑब्वियसली नेसेसरी में नहीं आता, ठीक है। जो ज़रूरी एक इंसान को पहनने के लिए, जो रोटी कपड़ा मकान वाले में जो कपड़े वाली जो ज़रूरत है वो पूरी करने वाली जो चीज़ है, वो जो कपड़े हैं वो आप उनके अटैच नहीं करोगे, राइट। पर्पज़ ये है कि अगर आप अटैच कर दोगे तो फिर वो क्या मतलब, राइट। फिर कुकिंग वेसल्स, जिनमें खाना वगैरह बनता है घर में, वो बर्तन, क्योंकि आप अटैच कर दोगे तो वो भूखों मर जाएंगे, राइट, वो नहीं करना है।
बेड्स जिसमें वो सोते हैं, बेसिक बेड्स एंड बेडिंग्स जो जजमेंट डेटर का है, उसकी वाइफ का और उसके जो बच्चों का है, उसकी फैमिली का। एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स विद रिलीजियस यूसेज, ऐसे पर्सनल ऑर्नामेंट्स, ऐसे आभूषण, ऐसे गहने जिनका कोई रिलीजियस यूसेज हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मंगलसूत्र, ठीक है, इसको अटैच नहीं किया जा सकता। फिर टूल्स ऑफ आर्टिशंस, ठीक है। अब टूल्स ऑफ आर्टिसंस मतलब जैसे जो कारपेंटर्स होते हैं, जो आयरन स्मिथ्स होते हैं, जिनको हम लोहार कहते हैं, उनके जो उपकरण होते हैं, जो टूल्स होते हैं जिनसे वो अपना काम करते हैं, राइट, जिनसे वो एक तरीके है ना। या फिर अगर जजमेंट डेटर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, किसान है, तो उसके इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री, जो जानवर हैं जिनका इस्तेमाल वो खेती के लिए करता है, जैसे पहले बैल होते थे, राइट, एंड सीड ग्रेन्स, जो बीज होते हैं जिनका इस्तेमाल फसल उगाने के लिए किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें अटैच नहीं की जा सकती। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि अगर आप ये चीज़ें अटैच कर लोगे तो इन लोगों का जो लाइवलीहुड है वही खत्म हो जाएगा। लाइवलीहुड कैसे करेंगे? हाउ वुड दे अर्न देयर लाइवलीहुड, राइट? सो फॉर दैट रीजन ओनली दीज थिंग्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट अंडर सेक्शन 60 ऑफ सीपीसी, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रक्चर जो खेती में काम आते हो, राइट, उनको भी अटैच नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो खाता बही वाली जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे सारा हिसाब लिखा होता है, उनको अटैच नहीं कर सकते। फिर राइट टू सू फॉर डैमेज, अ मियर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, मतलब फॉर एग्जांपल ए जो है, ए ने बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, बी ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया, तो ए जो है बी को सू कर सकता है, किसके लिए? फॉर डैमेजेस के लिए। तो अब जब डैमेजेस के लिए ए जो बी को सू कर सकता है, तो क्या ये जो ए का राइट है, क्या इस राइट को अटैच कर सकता है कोर्ट? नहीं, ये राइट अटैच नहीं किया जा सकता। ये इसके पास हमेशा ये राइट रहेगा कि ये बी को सू करे फॉर डैमेजेस, राइट। फिर एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, कोई ऐसा राइट, देखो राइट ऑफ पर्सनल सर्विस क्या होते हैं? ये उस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे किसी व्यक्ति की इंटेलेक्चुअल और फिजिकल स्किल्स, राइट, यूज होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल स्किल्स यूज होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेंटर की स्किल पेंटिंग बनाने की, ठीक है, सिंगर की सिंगिंग करने की, ठीक है। तो अब मान लो एक्स जो है, एक्स ने जो है किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, फॉर एग्जांपल आर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो उसके लिए गाना गाएगी उसके होटल में, ठीक है। शी इज़ अ फेमस सिंगर, तो 31st नाइट पे एक बहुत बड़ी पार्टी थी, तो उसमें आर को बुलाया गया एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, गाना गाने के लिए। तो अब ये एक्स का राइट है कि आर उसके लिए 31st को आके उसके होटल में शी वुड सिंग, ठीक है। इस राइट को अटैच नहीं कर सकता कोर्ट। ये नहीं बोल सकता कि नहीं अब ये राइट इसका नहीं है, ये राइट अब हमने रख लिया, कोई और गाना गाएगा अब उसके लिए, ऐसा नहीं है, ठीक है, या वो किसी और के लिए शील बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो राइट ऑफ पर्सनल सर्विस को अटैच नहीं कर सकते हैं। फिर स्टाइपेंड्स एंड ग्रेचुटीज, जो सरकार से जिनको पेंशन मिलती है, जिन लोगों को, उनकी जो स्टाइपेंड एंड ग्रेचुटीज जो उनको मिलती हैं, ठीक है, उसको अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। या इवन पॉलिटिकल पेंशन जो है उसको भी अटैच नहीं किया जा सकता। फिर उसके बाद जो लेबरर्स होते हैं उनकी जो वेजेस होती हैं, या डोमेस्टिक सर्वेंट्स की जो वेजेस होती हैं, चाहे वो मनी में पेबल हो चाहे काइंड में। काइंड का मतलब मनी के अलावा किसी और, जैसे कोई और चीज़ दे दी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी गुड्स दे दिए जो उनके काम आ सकते हैं, राइट, कोई और चीज़ दे दी। तो इस वजह से अगर ऐसा है तो ये भी, चाहे वो मनी या काइंड किसी में भी पेबल हो, ये वेजेस जो हैं ये अटैच नहीं की जा सकती। फिर सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट वन, तो देखो सैलरी अटैच नहीं की जा सकती, कितनी? टू द एक्सटेंट ऑफ फर्स्ट 1000 रुपीज़ एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, ठीक है। मान लीजिए किसी की सैलरी केवल 1000 रुपये है, तो इस सबसेक्शन का मतलब है कि ये सैलरी उसकी अटैच नहीं हो सकती, ठीक है। अब मान लेते हैं ज़्यादा है उसकी सैलरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि उसकी सैलरी हम मान लेते हैं 16,000 रुपीज़ है, ठीक है। अभी जो 16,000 रुपीज़ है सैलरी, इस 16,000 को हम किस तरीके से देख सकते हैं? ये जो 16,000 सैलरी है, इस 16,000 में पहले 1000 रुपये तो वैसे भी अटैच नहीं होंगे, तो कितने रुपए बचे?
15,000, ठीक है। और कितना अटैच नहीं हो सकता, 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, जो बचा हुआ है उसका 2/3 अटैच नहीं हो सकता, मतलब 1/3 हो सकता है जो बचा हुआ है उसका। तो इसका अगर हम 2/3 देखें तो कितना होगा, इसका 2/3 होगा 10,000, ठीक है। तो टोटल जो अटैच नहीं हो सकता वो कितना नहीं हो सकता, 16,000 में टोटल जो अटैच नहीं किया जा सकता वो है 11,000 रुपए, ठीक है। तो कितना अटैच हो सकता है, ओनली 5 के रुपीज जो है यहाँ पे सैलरी में अटैच हो सकते हैं। पर ये जो प्रोविजन है, दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई फॉर डिक्री ऑफ मेंटेनेंस। अगर हम मेंटेनेंस की डिक्री के एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे केवल 1/3 सैलरी ही एग्जेम्प्टेड है, राइट। अब हम अगर सेम एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, हम मानते हैं कि जो सैलरी है वो उस व्यक्ति की 15,000 है, तो कितनी सैलरी एग्जेम्प्टेड रहेगी, केवल 1/3 कितनी है, 3 5 15, 5,000 रुपीज ही ऐसे हैं जो अटैच नहीं हो सकते। तो कितना अटैच हो सकता है, मतलब 2/3 तक अटैच हो सकता है, किस केस में, मेंटेनेंस के केस में, ठीक है। ये याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मेंटेनेंस के केस में कितना एग्जेम्प्टेड है, 1/3 सैलरी एग्जेम्प्टेड है, और बाकी सारे केसेस में 2/3 सैलरी एग्जेम्प्टेड है, प्लस फर्स्ट 1,000 रुपीज भी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ठीक, अब इसका प्रोविजो कह रहा है कि कोई सैलरी जिसका पोर्शन आपने अटैच किया है, राइट, और वो 24 मंथ्स तक अटैच्ड है, तो वो उसको फिर बाद में अटैच नहीं किया जा सकता अंटिल एक्सपायरी ऑफ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, अगले 12 महीने के लिए। और जहां पे ये अटैचमेंट किया गया है इन एग्जीक्यूशन ऑफ वन एंड द सेम डिग्री के फेवर में अगर अटैचमेंट किया गया है, राइट, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कितनी सैलरी एग्जेम्प्टेड है किस केस में, है ना। फिर उसके बाद हम आते हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग हैं उनकी जो सैलरी है वो और जो अलाउंसेस हैं वो एग्जेम्प्टेड रहते हैं, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। फिर जो भी कंपलसरी डिपॉजिट्स होते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड वगैरह, राइट, ये जिनको जितने अमाउंट तक प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है वो डिक्लेयर करता है कि लायबल टू अटैचमेंट नहीं होंगे, तो उस लॉ के हिसाब से उतना पोर्शन एग्जेम्प्टेड रहता है अटैचमेंट से, उसको अटैच नहीं किया जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि प्रोविडेंट फंड एक्ट ये बोलता है कि 20% जो टोटल प्रोविडेंट फंड है उसका 20% अटैच नहीं किया जाएगा, तो वो उतना नहीं किया जाएगा। या अगर लॉ बोलता है 40% नहीं किया जाएगा तो 40% छोड़ दिया जाएगा, राइट। फिर सेम चीज के और के दोनों वही बात करते हैं, राइट। प्रोविडेंट फंड की बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में बात कर रहा है। और ये दूसरे मतलब ये बेसिकली प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट क्या रहता है बेसिकली, कि हम लोग भी अपना एक जो जनरल पब्लिक है वो अपना एक इंडिविजुअल प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोल सकती है, राइट। तो एक वो होता है। दूसरा, जहाँ पे अपन एम्प्लॉयड होते हैं, जहाँ पे हम जॉब कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ हिस्सा एम्प्लॉयर, हाफ जो शेयर है वो एम्प्लॉयर पे करता है और हाफ एम्प्लॉय की सैलरी से जाता है, ये भी अकाउंट में जाता है, राइट। तो ये मैंडेटरी है हर एम्प्लॉयर के लिए कि वो वहाँ पे पीपीएफ डिडक्शन करे, अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके प्रोविडेंट फंड में पैसे डाले, राइट। तो ये दो तरीके से होते हैं। तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनका जो प्रोविडेंट फंड है वो कटता है, राइट, उनकी सैलरी में से और उनके एम्प्लॉयर की तरफ से। प्लस आप अगर चाहो तो आप इंडिविजुअली भी अलग से भी ओपन कर सकते हो प्रोविडेंट फंड अकाउंट। तो इन दोनों चीज़ों की बात कही है कि इन दोनों में जो भी अमाउंट प्रोविडेंट फंड एक्ट डिक्लेयर करता है कि वो अटैच नहीं होगा तो उसको छोड़ दिया जाता है, राइट, उसको वो एग्जेम्प्टेड रहता है। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर जजमेंट डेटर की है, जो भी मनी पेबल है जजमेंट डेटर को अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी एग्जेम्प्टेड रहेगा, राइट। लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। फिर द इंटरेस्ट ऑफ लेसी ऑफ अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग टू विच द प्रोविजंस ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ रेंट्स एंड अकोमोडेशन अप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई बंदा किसी बिल्डिंग में लीज पे रह रहा है तो उसका जो इंटरेस्ट है, उसका क्या इंटरेस्ट है कि वो वहाँ पे रह रहा है, तो अगर उसकी 6 मंथ्स की लीज है, राइट, तो ये चीज़ अटैच नहीं की जाएगी, राइट, वो वहाँ पे कंटिन्यू करेगा। आप इस चीज़ को अटैच नहीं कर सकते हो कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इंटरेस्ट है
लीज, राइट, टू एंजॉय द प्रॉपर्टी इन लिeu ऑफ द रेंट दैट ही हैज पेड, ठीक है। फिर एनी अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एमोल्यूमेंट्स ऑफ एनी सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगर कोई भी अलाउंस जो मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, राइट, जो पूरे इमोल्यूमेंट्स का पार्ट है, मतलब जो सैलरी का पार्ट है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, और वो ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो अलाउंस जो है दैट विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट, ठीक है। तो ऐसी चीज, ठीक है, ऐसी ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को क्या नहीं किया जाएगा, इस अमाउंट को अटैच नहीं किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं एन एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप, ठीक है। हम इसमें देखिए दो तीन चीजें हैं जो हमने सेक्शन 6 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ रखी है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन बाय सर्वाइवरशिप क्या होता है? फॉर एग्जांपल ए जो है, ए का बेटा है ए एस, ठीक है। ए के पास काफ़ी प्रॉपर्टी हैं, होटल्स हैं, ये 1 2 3 ये होटल्स हैं, ठीक है। अब ए एस जो है, अभी ए जिंदा है, ठीक है। ए एस को ये पता है कि जब फादर की डेथ होगी तो ये पूरी प्रॉपर्टी मुझको ही मिलेगी, राइट। तो ये ए एस का क्या है, चांस है, ये एक्सपेक्टेशन है इसकी कि वो अपने फादर को सरवाइव करेगा, जबकि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी थोड़ी है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि फादर की डेथ बाद में ही होगी और बेटे की फादर की डेथ पहले होगी और बेटे की बाद में होगी, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। जनरली ऐसा होता है क्योंकि एज में उतना डिफरेंस होता है, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। तो हु नोज, ए सन माइट डाई बिफोर ए डाइज, राइट। तो यहाँ पे बट स्टिल ए एस का चांस है, एक्सपेक्टेशन है कि वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। तो अब ये जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन है, इसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ए एस, जबकि अभी फादर उसका जिंदा है, वो बाद में वो डील नहीं कर सकता बी के साथ, मैंने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। वो बी के साथ डील नहीं कर सकता है ये बोल के कि मेरे फादर, अभी तो प्रॉपर्टी फादर की है, बट जब उनकी डेथ हो जाएगी तो ये प्रॉपर्टी तुमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली इसके फेवर में तो अभी इंटरेस्ट है ही नहीं, ये तो अभी ओनर है ही नहीं। अगर ये ओनर नहीं है तो ये बेच नहीं सकता, या फिर ये ऑथराइज्ड भी नहीं है बेचने के लिए, तो ये तो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता, राइट। हमने पढ़ा है ना कि Nemo, dat, quod, non-habit, one cannot pass better title than he himself has, right? तो सिमिलर केस यहाँ पे है कि ये जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ सक्सेशन है बाई सर्वाइवरशिप, इसको अटैच नहीं किया जा सकता कि जब ये प्रॉपर्टी जो है अभी ए एस के पास जब आएगी तब हम इसको अटैच कर लेंगे, वो नहीं हो सकता, ठीक है। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस, तो राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस क्या होता है कि मान लो अभी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, मैरिड हैं, वाइफ ये बोल रही है कि मैं अपने हस्बैंड से बाद में डिवोर्स ले लूँगी 4 साल बाद, और फिर उससे जो मेंटेनेंस मिलेगा वो मेंटेनेंस मेरा होगा, राइट। तो ऐसा तो अलाउड नहीं होता, ये तो आप ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। उसी तरीके से ना ही ये एक्शनेबल क्लेम होता है, राइट, ये एक्शनेबल क्लेम में नहीं आता है। तो कोई, ठीक है, आप इस तरीके से अटैचमेंट नहीं कर सकते किसी डिग्री का, मतलब डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए। वाइफ मान लो जजमेंट डेटर है किसी केस में और वाइफ को कुछ पैसे देने हैं पर वाइफ नहीं दे पा रही है, तो इस तरह से कोर्ट अटैच नहीं कर सकता है कि बाद में कभी जब तुम्हारा डिवोर्स होगा तो तुमको जो मेंटेनेंस अमाउंट मिलेगा अपने हस्बैंड से वो इस डिग्री के एग्जीक्यूशन में जाएगा, राइट। ऐसा नहीं अलाउड है, ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड बाय इंडियन लॉ टू बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम लायबिलिटी टू अटैचमेंट। अब कोई भी अलाउंस जो है अगर लॉ बोल रहा है कि वो अटैच नहीं किया जा सकेगा या ठीक है, या बेचा नहीं जा सकेगा इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, तो वो नहीं किया जाएगा, राइट, उसको अटैचमेंट नहीं होगा। फिर वेयर द जजमेंट डेटर इज अ पर्सन लायबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, any movable property which under any law for the time being applicable to him is exempt from sale for recovery of an arrear of such revenue, ठीक है। तो अगर जजमेंट डेटर जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करता है, ठीक है, जजमेंट डेटर जो है वो लैंड रेवेन्यू पे करने वाला व्यक्ति है, तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट, जो कि एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सेल फॉर द रिकवरी ऑफ एन अरियर ऑफ सच रेवेन्यू, मतलब कोई ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो हमने ऊपर डिस्कस की है जो एग्जेम्प्टेड है कि अगर रेवेन्यू की रिकवरी करने में उस मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उस तरह की प्रॉपर्टी को भी हम नॉर्मली अटैच सीपीसी में नहीं करेंगे, राइट। फिर
अब ठीक है, अब इसमें हम कुछ एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट, जो इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको समझना है मैंने वो हाईलाइट किया हुआ है। सैलरी का मतलब है टोटल मंथली इमोल्यूमेंट्स एक्सक्लूडिंग एनी अलाउंस डिक्लेयर्ड एग्जाम फ्रॉम अटैचमेंट। तो जो सैलरी अटैच की जाएगी वो कौन सी सैलरी, मतलब मंथली उसको जो भी इमोल्यूमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी पैसे मिल रहे हैं वो अटैच किए जाएंगे, एक्सेप्ट उन अलाउंसेस को जो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि दीज अलाउंसेस विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अटैचमेंट, राइट। उनको अटैच नहीं किया जाएगा, वो सैलरी का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का क्या मतलब है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कैंटोनमेंट अथॉरिटी, राइट। कोई रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है, रेलवे बोर्ड है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। लोकल अथॉरिटी कौन सी होती है? लोकल अथॉरिटी बेसिकली जैसे पंचायत होती है ना, जिला पंचायत होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, ये सब लोकल अथॉरिटीज़ में आती है, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन 4, फॉर द पर्पज ऑफ दिस अब वेजेस में क्या क्या इंक्लूड होता है? देखो वेजेस में बोनस इंक्लूडेड है, ये पूछ लिया जाएगा, आपको याद रखना है कि वेज में बोनस इंक्लूड होता है, तो यस वेजेस इंक्लूड बोनस। फिर लेबरर में कौन कौन है? तो लेबरर में इंक्लूडेड है स्किल्ड, अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबरर्स, ठीक है। स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबरर्स, ये तीनों के तीनों लेबरर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन 5, एग्रीकल्चरिस्ट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। एग्रीकल्चरिस्ट का क्या मतलब होता है? हमने पढ़ा ना कि एग्रीकल्चरिस्ट के जो टूल्स हैं और वो सारी चीज़ें, जो एनिमल हस्बेंड्री है, जो कैटल है, तो वो सारी जिनका एग्रीकल्चर में यूज़ होना है उनका अटैचमेंट नहीं हो सकता। तो एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु कल्टिवेट्स लैंड पर्सनली, या तो खुद से करता हो, एंड जो अपने लाइवलीहुड के लिए मेनली एग्रीकल्चरल लैंड की इनकम पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? एज एन ओनर, टेनेंट, पार्टनर और एग्रीकल्चरल लेबरर, एक ओनर की तरह, टेनेंट की तरह, पार्टनर की तरह, या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर के थ्रू तरह, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन 6 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, राइट। एग्रीकल्चरिस्ट शैल बी डीम टू बी कल्टिवेटिंग लैंड पर्सनली। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 5 में क्या बोला गया कि एग्रीकल्चरिस्ट वो व्यक्ति है जो लैंड पर्सनली कल्टिवेट करता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन 6 में फर्दर मीनिंग बताया गया कि मतलब क्या है पर्सनली कल्टिवेट करने से। मतलब है ये है कि या तो वो अपने खुद की मेहनत से, खुद बाई हिज ओन लेबर वो कल्टिवेशन करता हो, राइट, या फिर अपने फैमिली मेंबर के लेबर की वजह से करता हो, या फिर अपने सर्वेंट्स या लेबरर्स के थ्रू करता हो, ठीक है। ऑन वेजेस पेबल इन कैश और इन काइंड, उसके लिए पेमेंट चाहे वो कैश में करता हो पर काइंड और या काइंड में करता हो, बट दैट शुड नॉट बी अ शेयर ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब ऐसा हो सकता है कि उस व्यक्ति जो लेबरर्स हैं वो उसको बोल दिया हो कि मैं 50 केजी राइस दूंगा आपको इस काम का, ठीक है, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी भी प्रोड्यूस हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर 50 क्विंटल प्रोड्यूस होगी, मान लो 50 क्विंटल वीट उगाया हमने एक साल में, तो इस 50 क्विंटल का 10% तुम्हारा, राइट, या 5 या 1/5 तुम्हारा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉट बीइंग अ शेयर ऑफ प्रोड्यूस, ठीक है। पेमेंट कैश में करे या काइंड में करे वो चलेगा, बट वो शेयर ऑफ प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है तुम मेहनत करो, तुम खेती करो और हम आधा आधा बांट लेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम नहीं मानेंगे कि ही इज कल्टिवेटिंग द लैंड पर्सनली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। फिर notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void. कोई भी notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an agreement by which a person agrees to waive the benefit of any exemption under this section shall be void. तो बेसिकली देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये जो कंडीशंस दी गई हैं सेक्शन 60 में, इनका वेवर अलाउड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी ये अग्रीमेंट करके ये बोल दे कि नहीं मैं जो कंडीशंस यहाँ पे हैं मैं उनको वेव करता हूँ, राइट, मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी अटैच हो जाए, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। लॉ मना करता है, लॉ बोलता है कि आप वेव नहीं कर सकते इस राइट, ठीक है। फिर उसके बाद नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू एग्जेम्प्ट हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, ठीक है। बाकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं उनको अटैच किया जा सकता है,
केवल वो बिल्डिंग्स जो एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी हैं उस टाइम पे, उनके अलावा, राइट। तो ये था हमारा सेक्शन 60 और ये था टोटल जो कंसेप्ट है अटैचमेंट एंड सेल ऑफ लैंड का, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी का इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, राइट। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अरेस्ट एंड डिटेंशन, और उस चैप्टर में हम अरेस्ट एंड डिटेंशन के अलावा ये भी पढ़ेंगे कि स्पेसिफिक कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के थ्रू कब एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होता है, या फिर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कैसे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री होता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।